गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्वेश्चन पेपर नीट यूजी 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि नीट में जो है क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के होते हैं, लेकिन इसमें जो बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मतलब ये है कि 90 क्वेश्चन में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है और 90 क्वेश्चन आपका जो है बायोलॉजी का होता है, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। 180 क्वेश्चन टोटल होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है, 4 नंबर का होता है। और इसके अलावा जो है टोटल जो आपका नंबर होता है वो 720 का होता है। यानी नीट के जो पेपर होते हैं वो 720 नंबर में होते हैं। इसी के आधार पर जो है इसकी मेरिट बनती है। अगर आपको नीट में सेलेक्ट होना है तो लगभग 630 प्लस, यानी कि 630 या उससे प्लस नंबर आएगा आपका, तो ये जो है आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर जो है 660-62 के आसपास में आता है तो आपका जो है सिलेक्शन वो एम्स में होगा, एम्स आपको मिल जाएगा कैंपस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें 3 पार्ट हैं, तो हम बायोलॉजी का जो पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ऊपर का जो ये पोर्शन है ये फिजिक्स का, ठीक है, और इसके बाद में फिजिक्स के बाद में आएगा आपका केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का पोर्शन, देखिए ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। और केमिस्ट्री के पोर्शन के बाद में जो थर्ड पोर्शन होता है वो आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो 90 के बाद से स्टार्ट होगा, तो उसको खोजते हैं। ये आपका बायोलॉजी का पार्ट आ गया। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं कि क्या पूछा गया है, क्वेश्चन क्या किया गया है। इसमें देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरिया इन 1992 वाज कॉल्ड। यानी जो अर्थ समिट है, रियो डी जेनेरिया उसका जो है ऑफिस है, तो उसके लिए जो है कुछ प्रोग्राम बनाए गए थे, पोल्यूशन से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, कंजर्वेशन से रिलेटेड। तो उसको देखते हैं कि क्या बोला गया था उस 1992 में, उसको क्या बोला गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टू रिड्यूस CO2 इमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए ये जो है रियो डी जेनेरिया में ये समिट बनाई गई थी। दूसरा है फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। यानी कि कंजर्वेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो है संरक्षण एवं जैव विविधता के लिए जो है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन का उपयोग किया गया और उसके लाभ को देखा गया। टू एसेस थ्रेट पोस्ट टू नेटिव स्पीसीज बाय इन्वेसिव बीड स्पीसीज। और फोर्थ है फॉर इमीडिएट स्टेप ऑफ डिसकंटिन्यू यूज फॉर CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट वेयर डैमेजिंग द ओजोन लेयर। यानी कि जो CFC है उससे ओजोन लेयर को जो है क्या डैमेजिंग हो रही है, उसके स्टेप का निर्धारण किया गया। तो इसमें देखिए, इसमें जो अर्थ समिट है रियो डी जेनेरिया में वो कंजर्वेशन से ज़्यादा रिलेटेड है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता के संरक्षण में इसकी काफ़ी भूमिका है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अगला है कोलेस्ट्रम द लोइस फ्लूइड। कोलेस्ट्रम क्या है, लोइस फ्लूइड है, सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। यानी कि जो है बच्चे का जन्म होता है तो मेमोरी ग्लैंड में लैक्टेशन होता है, मिल्क का स्राव होता है, तो उस दौरान जो कोलेस्ट्रम होता है मिल्क के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रम होता है स्तनधारियों के मिल्क में,
तो ये कोलेस्ट्रम कैसा होता है, एलोइस होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि लैक्टेशन इज वेरी एसेंशियल टू इम्पार्ट इम्यूनिटी, यानी कि ये जो है काफ़ी यूजफुल है इम्यूनिटी फार्मेशन के लिए, इम्यूनिटी के डेवलपमेंट के लिए, एंटीबॉडी के लिए, टू द न्यूबॉर्न इन्फेंट बिकॉज इट कंटेन। तो इसमें इसके अंदर होता वास्तव में क्या है, जिससे ये जो है काफ़ी यूजफुल है और इससे इम्यूनिटी हमारा जो है स्ट्रांग होता है। तो ये तो आपको क्लास में ही हमने बता दिया था, जब आपको पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि IgA यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है कोलेस्ट्रम में, जिससे क्या बनता है, एंटीबॉडी है ये एक, और इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रास लीव कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉलोइंग। यानी कि इसमें जो घासें होती हैं उनकी पत्तियां मुड़ जाती हैं कब, जब ड्राई वेदर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन होता है, मतलब ऐसी परिस्थितियां कब आती हैं और इसमें कंडीशन क्या होते हैं। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन क्या है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। पहला क्या है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, और फ्लैसिड ऑफ बुलिफॉर्म सेल, श्रिंकेज ऑफ एयर स्पेस इन स्पॉन्जी मिसोफिल, और टाइलोसिस इन वेसल्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है, फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल। यानी कि जो बुलिफॉर्म सेल्स होते हैं, लीव्स की जो ग्रास की जो लीव्स होती हैं उसके अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। तो ये जो बुलिफॉर्म सेल्स होते हैं ये फ्लैसिड स्टेज में चले जाते हैं, जिससे जो है ये कंडीशन, यानी कि जो है पत्तियों का मुड़ना, ड्राई वेदर में पत्तियों का मुड़ना जैसी परिस्थितियाँ तभी आती हैं जब ये बुलिफॉर्म सेल्स जो है फ्लैसिड हो जाते हैं, और तब ये कंडीशन जो है उत्पन्न होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ ए सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर टू एज। यानी कि आपको पढ़ाया गया था कि ए सेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। तो इसमें आपको बताना है कि जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं उसमें शॉर्टर और लॉन्गर आर्म्स यानी भुजाएं कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है एस आर्म एंड आई आर्म रिस्पेक्टिवली, पी आर्म एंड क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली, और इसके अलावा जो है क्यू आर्म एंड पी आर्म, और फोर्थ में है एम आर्म एंड एन आर। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो सेकंड ऑप्शन है यानी कि पी आर्म एंड क्यू आर्म, यानी कि इसमें शॉर्टर आर्म जो होती है उसको पी आर्म कहते हैं, और इसकी सब मेटासेंट्रिक की जो लॉन्गर आर्म होती है उसको हम क्यू आर्म के नाम से जानते हैं। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया है, आरक्यू वैल्यू ऑफ ट्राइपैल्मिटिन इज। ट्राइपैल्मिटिन क्या है, ये फैटी एसिड है ट्राइपैल्मिटिन। तो इसका आरक्यू कितना होता है। 11th में आपको आरक्यू के बारे में हमने बताया था कि जो है आरक्यू इक्वल टू होता है CO2/O2। तो इसका जो है जो रेशियो हो जाएगा वो क्या होगा, तो आपको हमने कहा था कि फैट्स का जो होता है वो 0.7 होता है। कितना होता है, 0.7। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा 0.7। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। यानी कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला एजेंट क्या होता है। तो इसमें देखिए साइक्लोस्पोरिन ए दिया गया है, स्टैटिन दिया गया है, और स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया गया है, लाइपेज दिया गया है। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जो स्टैटिन है यही जो है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट का काम करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड वाला, जिसका नाम क्या है, स्टैटिन, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विथ देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इन आर्गन, यानी इसको मैच करना है कि ये जो इधर के कुछ सेल्स दिए गए हैं, ग्लैंड दिए गए हैं, तो ये किस आर्गन में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हमें मैच कराना है। तो ये सब जो है डाइजेशन से संबंधित हैं, डाइजेशन वाले चैप्टर से। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें देखते हैं, पहला पूछा गया है, पहला दिया गया है क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकुहन, क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकुहन। तो ये आपको हमने हाई स्कूल में पढ़ाया था कि ये जो लेवरकुहन की जो सेल्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ये, ठीक है। किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। इसके बाद में ग्लीसन कैप्सूल, ये ग्लीसन कैप्सूल कहाँ होता है, तो ये जो ग्लीसन कैप्सूल होते हैं ये लीवर सेल के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। किसके अंदर, लीवर के अंदर। तो ये इसमें हो जाएगा, लीवर हो जाएगा दूसरे में। और इसके बाद में सी वाला है इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये तो काफ़ी पॉपुलर है, ये कहाँ होते हैं, पैनक्रियाज के अंदर पाए जाते हैं। ये कहाँ पे, पैनक्रियाज, ठीक है। अग्नाशय से आप बोलते हैं पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में होता है। और इसके अलावा अगला क्या है, ब्रूनर ग्लैंड, ठीक है, ब्रूनर ग्लैंड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला भाग होता है डिओडिनम, जिसको हम हिंदी में ग्राहड़ी के नाम से जानते हैं, उसके अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिओडिनम। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें थर्ड वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, कौन वाला, थर्ड वाला, ये क्या है, करेक्ट है, ठीक। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन, यानी कि ये ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से एनिमल्स, प्लांट की जो है विलुप्ति हो जाती है, और वो क्या होता है। तो इसमें पहला पूछा गया है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ड्राट एंड फ्लड्स, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, और एलियन स्पीशीज इन्वेशन, ठीक है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि जो है फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है कि जब किसी एनिमल्स का जो हैबिटेट है वो लॉस हो जाता है, उसका फ्रेगमेंटेशन यानी उसका विखंडन हो जाता है, तो जब आपका आवास ही नहीं रहेगा तो आप पोषण कहाँ से प्राप्त करेंगे, प्रजनन प्रक्रिया कैसे करेंगे। तो इसमें फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया जो काफ़ी मुझको भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस तरह ब्रेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, ब्रेन का जो टॉपिक है मेरा वो काफ़ी अच्छा है, और इसलिए मैंने 11 में जो है ब्रेन को काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ा दिया था, क्योंकि मुझको मालूम था कि ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन, ठीक है, यानी कि ब्रेन का वह कौन सा भाग है जो थर्मो रेगुलेशन में यानी ताप नियंत्रण में उसकी भूमिका होती है। तो सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, कार्पस कैलोसम और मेडुला ऑब्लंगेटा। तो आपको मालूम ही होगा कि जो हाइपोथैलेमस हमारा होता है वही जो है थर्मो रेगुलेशन का कार्य करता है, ताप नियंत्रण का कार्य करता है। ये किसका पार्ट है, डायंसेफेलान का पार्ट है। और डायंसेफेलान के 3 पार्ट होते हैं, थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कंसीडर फॉलोइंग फीचर्स, यानी कि इसमें कुछ आर्गन्स दिए गए हैं, मतलब ये कुछ कंडीशन दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये किस संघ का स्पेशल फीचर होता है, किस फाइलम का स्पेशल फीचर है। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला पूछा गया है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी ऑर्गन सिस्टम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो किसके अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले फाइलम की बात करें अगर एक सिस्टमेटिक ढंग से, तो आपको मालूम होगा कि एनिलिडा के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलता है, यानी कि जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमेंथेज, ठीक है, निमेटोडा और एनिलिडा। तो एनिलिडा जो होता है उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को सबसे पहले मिलता है। सेकंड पूछा गया है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जब किसी एनिमल्स को हम उसके मिडिल पार्ट से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकें तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो आपको मालूम होगा कि आर्थ्रोपोडास
यानी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो इंसेक्ट आते हैं उनका बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। और ट्रिप्सिलोमेट यानी सिलोम आपको पढ़ाया गया था, तो सिलोम क्या होता है आपको मालूम होगा कि बॉडी वॉल या बॉडी कैविटी और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो पार्ट होता है वो सिलोम कहलाता है। तो ट्रिप्सिलोमेट यानी वास्तविक सिलोम और सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी का जो सेगमेंटेशन है वो किस फाइलम में देखने को मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा कॉर्डेट्स के अंदर ये कंडीशन होता है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा पहला वाला, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड और कॉर्डेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। ठीक है, यानी कि इसमें हमें सीक्वेंस बताना है ऑर्गन का जो माउथ से लेकर और एनस तक का होता है एलिमेंट्री कैनाल का, किसके अंदर, कॉकरोच के अंदर। तो यहाँ पर जो है ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन से कॉकरोच में थोड़ा सा अलग संरचना कुछ पाई जाती है, स्पेशल टाइप की। तो देखिए माउथ के बाद में क्या आता है आपको मालूम होगा, माउथ के बाद में क्या आता है, फेरिंक्स आता है, और फेरिंक्स के बाद में क्या आता है, इसोफाइगस आता है। इसोफाइगस के बाद में अब यहाँ पे कॉकरोच में क्या पाया जाता है, स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिसको हम क्रॉप के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉप, CROP, क्रॉप। और क्रॉप के बाद में क्या होता है, गिजार्ड होता है। ठीक है, गिजार्ड, ये गिजार्ड जो होते हैं ये हमारे अमाशय की तरह ही काम करते हैं, और अमाशय के साथ साथ जो है इंटेस्टाइनल जो पार्ट होता है वो भी जो है गिजार्ड से रिलेटेड होता है। इसके बाद में आता है एलियम, और एलियम के बाद में कॉलन, कॉलन के बाद में रेक्टम। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, यानी कि कौन सी ऐसी एक जोड़ी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें देखते हैं ओजोन एंड अमोनिया, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो ये तो सबको मालूम ही है, पोल्यूशन में आप पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन जो गैस है ये क्या है, ओजोन के लिए, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी की वजह से होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि इन गैसों के कॉन्सेंट्रेशन में जब अधिकता हो जाती है तो इससे एक जो है पृथ्वी के ऊपर लेयर बन जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश तो पृथ्वी पर आता है बट वापस नहीं जा पाता है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, और इसी से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड। ठीक है, यानी जो ऐसा कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर है जो इनहेरिटेड है। तो फर्स्ट है टिटैनी, यानी टिटनेस से संबंधित है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और मिस्थेनिया ग्रेविस और बोट्यूलिज्म। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड वाला है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये क्या है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, किसका, मस्कुलर का। ठीक है, तो इसमें हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि 104 नंबर की बात कर रहे हैं, द सिलेटेड एपिथेलियम सेल आर रिक्वायर्ड टू। सिलेटेड एपिथेलियम जानते ही है ना कि ऐसे एपिथेलियम जिसके ऊपर क्या होते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, तो उसको हम सिलेटेड एपिथेलियम कहते हैं। सिलेटेड एपिथेलियम आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ह्यूमन। दीज सेल आर मेनली प्रेजेंट इन, मतलब इस तरह के जो सेल्स होते हैं वो मुख्यतः कहाँ होते हैं, तो बाइल डक्ट एंड ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकियोल्स में होता है लेकिन बाइल डक्ट में तो होता नहीं है। और फाइलोपियन ट्यूब, पैनक्रियाटिक डक्ट, तो फाइलोपियन ट्यूब में होता है लेकिन पैनक्रियाटिक डक्ट में नहीं होता है। और यूस्टेकियन ट्यूब, आपको ये मालूम होगा ना, याद होगा जब आपको एयर पढ़ा रहे थे तो इस ट्यूब की चर्चा की गई थी। एंड सलाइवरी डक्ट, तो यहाँ पर भी नहीं होता है। और ब्रांकियोल्स एंड फाइलोपियन ट्यूब, तो ये हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि ब्रांकियोल्स और फाइलोपियन ट्यूब के अंदर इस तरह के एपिथेलियम, सिलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया हमारा
अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इसमें मैच करवाना है कॉलम फर्स्ट और सेकंड को, कौन सा इसमें जो है मैच होगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो है थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कॉलम फर्स्ट में क्या है, पी वेव, ठीक है, क्या है, पी वेव। आपको याद होगा कि जब हम हार्ट बीट के एक्टिविटी को पढ़ा रहे थे तो हमने वहाँ पर जो है कई वेव्स को दिखाया था कि, और बताया था कि जब किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है वो बीप बीप की लाइनिंग चलती है। तो पी वेव ये इसके क्या डिनोट करता है, पी वेव्स जो है ये क्या करेगा, इसका मतलब क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया, ठीक है। पी वेव्स का क्या होगा, कॉलम सेकंड में फोर्थ वाला डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया, ये वाला ऑप्शन बात कर रहे हैं, फोर्थ वाला डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया। और बी में क्या पूछा गया है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या, इससे क्या डिनोट किया जाता है, तो इसमें जो है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को मेजर किया जाता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और पी वेव से डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। इसके अलावा टी वेव भी होती है, तो टी वेव से क्या होता है, टी वेव से जो है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को डिनोट किया जाता है। रेड्यूस इन द साइज ऑफ टी वेव, यानी टी वेव का जब जो साइज होता है काफ़ी छोटा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है, रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो इसमें देखिए ये जो रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया है ये ऑप्शन फिफ्थ है, यानी कि इसमें जो है 4 ही दिया गया है लेकिन इसमें 5 दिया गया है, तो इसमें से 4 को ही हमें सेलेक्ट करना है। तो रेड्यूस इन द साइज ऑफ टी वेव, यानी टी वेव का जब साइज रेड्यूस हो जाता है तो इसमें ये किसको डिनोट करता है, तो देखिए ये वाला नहीं होगा, रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ये आपका हो जाएगा थर्ड वाला, कोरोनरी इस्केमिया, ठीक है, कोरोनरी इस्केमिया, ये वाला ऑप्शन होगा। तो ये हमारा सिलेक्ट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 106 नंबर की बात कर रहे हैं, 106 नंबर, ठीक है, 106 नंबर में क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैव विविधता जो होती है उसको कंजर्व करने के 2 उपाय होते हैं, कौन कौन से, एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू बेस कंजर्वेशन क्या होता है कि जब हम किसी एनिमल्स प्लांट को उसी के नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करते हैं तो ये इन सीटू कंजर्वेशन होता है, लेकिन जब उसको हम उसके नेचुरल हैबिटेट्स के बाहर उसको कंजर्व करते हैं तो उसको हम एक्स सीटू कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व दिया गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया गया है, बोटेनिकल गार्डन दिया गया है और स्क्रेड ग्रोव दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो बोटेनिकल गार्डन है वो इन सीटू का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है कि वहाँ पे जो प्लांटिंग की जाती है वो प्लांट वहाँ पर होते नहीं हैं, वो बाहर से लाकर उसको जो है क्लासिफिकेशन के सिस्टम के जरिए उसको वहाँ पर लगाया जाता है। तो बोटेनिकल गार्डन इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी सब क्या हैं, इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारा थर्ड वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है इन ये स्पीसीज। अब देखिए थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है सिलेबस से, लेकिन इसमें आपको दिमाग लगाना है। इन ये स्पीसीज यानी स्पीसीज में द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंज, यानी जो नवजात शिशु होता है उसका जो वेट होता है उसका रेंज जो है कितना होता है, फ्रॉम 2 to 5 kg, यानी 2 से 5 किलो का रेंज होता है। 97% ऑफ न्यू बॉर्न
विथ एन एवरेज वेट बिटवीन 3 to 3.3 kg सर्वाइव, ठीक है, यानी 3 से 3.3 kg का जो वेट होता है वो उसमें सर्वाइव बच्चे करते हैं, ठीक है। Whereas 99% ऑफ द इन्फेंट बॉर्न विथ वेट फ्रॉम 2 to 2.5 kg, यानी और इसके अलावा जो है 99% कंडीशन में अगर 2 से 2.5 किलो का वेट या 4.5 से 5 किलो का जो वेट होता है, इस कंडीशन में जो बेबी होता है वो डाई कर जाता है। व्हिच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, तो इस प्रकार के जो सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं हम। तो फर्स्ट दिया गया है डायरेक्शनल सिलेक्शन, यानी दिशात्मक चयन, स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन और साइक्लिकल सिलेक्शन। तो इसमें आप सेकंड वाला हो जाएगा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन है सेल डिवीजन से है, तो सेल डिवीजन आप पढ़े। इसमें पूछा गया है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ सेल साइकिल इज, यानी सेल साइकिल के जो फेज होते हैं उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। तो देखते हैं, इसमें फर्स्ट वाला दिया गया है यम G1 G2 यस, सेकंड G1 G2 यस यम, थर्ड यस G1 G2 यम, G1 यस G2 यम। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपको मालूम होगा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है सबसे पहले ग्रोथ फेज फर्स्ट आता है, फिर सिंथेटिक फेज आता है यस फेज, इसके बाद में ग्रोथ फेज सेकंड आता है G2 फेज, और डिवीजन फेज या यम फेज आता है लास्ट में। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा है 109। इसमें पूछा गया है हाउ डज स्टेरॉयड हार्मोन्स इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी, यानी स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं वो सेलुलर एक्टिविटी को किस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर देते हैं, क्या करते हैं उसमें। पहले ऑप्शन में दिया गया है चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, बाइंडिंग टू DNA एंड फॉर्मिंग ए जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटिंग साइक्लिक AMP यानी कि एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट लोकेटेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन, यूजिंग एक्वापोरिन चैनल एज सेकंड मैसेंजर। तो ये सब कुछ नहीं है, मेम्ब्रेन से रिलेटेड नहीं होता है ये। इसमें आपका सेकंड वाला होगा बाइंडिंग टू DNA एंड फॉर्मिंग ए जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यस ऐसा होता है। सेकंड है द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक pH, ये भी सही है। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यस। और अगला है लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है फोर्थ वाला, तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इन इनकरेक्ट। इसमें ये पूछा गया है कि देखिए जो फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। एक प्री फर्टिलाइजेशन होता है, सेकंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं प्री फर्टिलाइजेशन, सेकंड में डबल फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद में क्या होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन की कंडीशन दिए गए हैं। अब इसमें कौन सा ऐसा कंडीशन है जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत नहीं आता है,
तो उसी को हमें ढूंढना है। तो देखिए ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, यानी कि जो अंडाशय है वो फल में बदल जाती है, यस, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन का ही पार्ट है। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट जो होता है एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, यस, ये भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन का पार्ट है। सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, यस, ये भी सही है। ट्रिपल फ्यूजन के बाद में जो सेंट्रल न्यूक्लियाई होते हैं, यानी कि वो सेकेंडरी न्यूक्लियाई, वो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, ये भी करेक्ट है। ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो साइक, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन जो है ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन का नहीं है, ये जो है पार्ट है किसका, प्री फर्टिलाइजेशन का। तो ये हमारा स्टेटमेंट इसमें क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉनकैनावैलिन, ठीक है, कॉनकैनावैलिन एज, मतलब कॉनकैनावैलिन एज मतलब क्या है ये। तो पहला है एल्केलवाइड, दूसरा है एसेंशियल ऑयल, और तीसरा है लेक्टिन, और फोर्थ क्या है, पिगमेंट। तो ये वास्तव में दुधिया पदार्थ होता है, इसलिए क्या है, लेक्टिन होगा, लेक्टिन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, यानी कि काफ़ी अधिक मात्रा में जो है इंडस्ट्रियल एंजाइम के फार्मेशन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये बायोटेक्नोलॉजी का है। इंटरमीडिएट में जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में दो चैप्टर आपको पढ़ने हैं, एक प्रिंसिपल्स उसके बारे में और एक जो है उसके प्रोसेस के बारे में। तो इसमें बायोरिएक्टर एक मशीन होती है, ठीक है, बायोरिएक्टर एक मशीन होती है, उसी का उपयोग किया जाता है। तो बायोरिएक्टर इसमें कहाँ, फोर्थ में है, ये बायोरिएक्टर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि प्यूरिन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए, यानी ऐसे कौन से प्यूरिन हैं जो डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको मालूम ही है कि जो है डीएनए आरएनए के अंदर क्या होता है, पिरिमिडीन और प्यूरिन होते हैं। तो कौन से ऐसे प्यूरिन हैं जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें देखिए पहला क्या दिया गया है, एडेनिन थायमिन, एडेनिन ग्वानिन, ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन थायमिन। तो इसमें एडेनिन और ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है जो डीएनए और आरएनए दोनों में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, जो हमारा टॉपिक ही चल रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा गया है सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस इन ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें हमें सीक्वेंस को ढूंढना है, और स्पर्म के जो ट्रांसपोर्ट के सीक्वेंस हैं वो क्या हैं। तो इसमें हम देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा एफ्रेंसिया, रेटे टेस्टिस, लिंग्यूनल कैनाल, यूरेथ्रा। अरे ये तो इधर का उधर कर दिया, ये नहीं हो सकता है। दूसरा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनी, इजैकुलेटरी डक्ट यानी कि स्खलन वाहिनी, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीटस, यानी मीटस मतलब अपर्चर होता है। और अगला भी देख लेते हैं, सेमिनल ट्यूब्यूल्स, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, लिंग्यूनल कैनाल। लिंग्यूनल कैनाल क्या होता है, इसको हम वक्षणनाल कहते हैं, जिसके द्वारा जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट होता है। तो ये यहाँ कहाँ आ जाएगा, यूरेथ्रा, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास एफ्रेंसिया, डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, ये नहीं है, सेकंड वाला जो है ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। कौन वाला, सेकंड वाला, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रेटे टेस्टिस, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटे टेस्टिस बनता है। इसके बाद में जो हमारा एपिडिडाइमिस होता है उसके अंदर वासा एफ्रेंसिया, उसके बाद में एपिडिडाइमिस, उसके बाद में वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनी, इजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या होती है, जब वास डिफरेंस सेमिनल डक्ट से जाकर मिलती है तो इजैकुलेटरी डक्ट बनता है, जिसके अंदर सीमेन होता है, और सीमेन इजैकुलेटरी डक्ट जाकर ओपन होगी यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक जो है प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा होता है, एक मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है, और एक क्या होता है, वो स्पॉन्जी यूरेथ्रा होता है। इसके बाद में यूरेथ्रल मीटस, और ये मीटस जो है ओपन हो जाता है टेस्टिस का
इंटीरियर पार्ट। तो ये हमारा सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा कि मैच द होमोनिड विथ देयर करेक्ट ब्रेन साइज। होमोनिड्स क्या है, ये है जो स्तनधारी हैं उसका एक ऑर्डर है, ऑर्डर होमोनिड्स। तो इसमें करेक्ट ब्रेन साइज क्या होती है उसी को हमें सेलेक्ट करना है। तो इसमें हम देख लेते हैं जो होमोनिड्स हैं उनका जो ब्रेन साइज है वो क्या होता है, होमो हैवेलिस, ठीक है। होमो हैवेलिस का जो ब्रेन साइज होता है कितना होता है, 900 सीसी, नहीं इतना नहीं होता है। होमो निएंडरथैलेंसिस इसका कितना है, 1350 सीसी। और होमो इरेक्टस 650 to 800 सीसी। और होमो सैपियंस, ठीक है, होमो सैपियंस का क्या है 1400 सीसी, ठीक। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या हो सकता है, विकल्प क्या होगा। इसमें हमारा हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है, थर्ड वाला, यानी कि जो होमो हैवेलिस है, होमो हैवेलिस, तो उसका कितना होता है, मैच करवाइए, इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा 650 to 800 सीसी। और होमो निएंडरथैलेंसिस का कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1400 सीसी। और इसके अलावा होमो इरेक्टस का कितना हो जाएगा, होमो इरेक्टस का हो जाएगा 900 सीसी। और होमो सैपियंस का कितना हो जाएगा 1350 सीसी, ठीक है, 1350 सीसी, यानी 1350 जो सीसी होता है, सीसी का मतलब क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो ब्रेन है वो किसके पास होता है, होमो सैपियंस के, जो प्रेजेंट टाइम ह्यूमन स्पीसीज है। तो ये हमारा जो है थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, मैच करता है, बाकी सब क्या है, इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन, ठीक है, यानी जो वेरिएशन होता है वो म्यूटेशन के द्वारा होता है। म्यूटेशन का मतलब उत्परिवर्तन होता है हिंदी में। एज प्रपोज्ड बाय हुंगो डी ब्रिज आर, तो उन्होंने किस आधार पर ये कंडीशन बताया था। तो पहला दिया गया है रैंडम एंड डायरेक्शनल, दूसरा है रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, स्मॉल एंड डायरेक्शनल, स्मॉल एंड डायरेक्शनलेस। तो इसमें सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये इसी के बारे में इन्होंने कहा था कि ये रैंडम होता है एंड डायरेक्शनलेस, यानी इसकी कोई दिशा नहीं होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए, यानी कि कौन सा जोड़ा है जिसमें डीएनए नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता है लेकिन लाइसोसोम में नहीं होता है। लेकिन इसमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा जोड़ा है कि दोनों में नहीं होता है, ठीक है। और सेकंड पूछा गया है क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है बट वैक्यूल में नहीं होता है। थर्ड है लाइसोसोम एंड वैक्यूल, तो लाइसोसोम में और वैक्यूल में दोनों में क्या होता है, डीएनए नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियर एनवलप, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें डीएनए नहीं होता है। एंड माइटोकॉन्ड्रियम होता है। तो इसमें तीसरा वाला क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला जिसमें लाइसोसोम और वैक्यूल है, इस दोनों में डीएनए, किसी प्रकार का कोई डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबोर्न एलर्जेंस, ठीक है, यानी एयरबोर्न यानी वायु में रहने वाले जो एलर्जेंस होते हैं उनकी संख्या जब बढ़ती है,
एलर्जेंस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में एलर्जी को उत्पन्न करते हैं उनको हम एलर्जेंस के नाम से जानते हैं। तो उनकी संख्या जब बढ़ती है तो क्या होता है, एंड पल्यूटेंट्स, पल्यूटेंट्स मतलब जो प्रदूषण करते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं, उन्हीं को इंग्लिश में पल्यूटेंट कहते हैं। मैनी पीपल इन अर्बन एरिया आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और वहाँ उस एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए लिख दिया गया है, विंग्स ग्रोथ द म्यूकस लाइनिंग ऑफ नासल्स कैविटी, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, proliferation of fibrous tissue and damage to the alveolar wall, और reduction in the secretion of surfactant by nematocide। तो इसमें देखिए होता वास्तव में क्या है कि जब एयरबोर्न एलर्जेंस यानी पल्यूटेंट बढ़ते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं उस पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इन्फ्लामेशन जो होता है मोस्टली कहाँ होता है, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये समस्याएं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। तो ये सेकंड वाला हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है इतने इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अब बचे हुए जो 60 क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जा रहा है। तो 30 क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। आगे का जो 60 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी सॉल्व करवाया जाएगा अगले वीडियो में।